शालोम और इज़राइल में आपका फिर से स्वागत है आलीन के साथ। और डोर के बाइबलीय शहर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये एक शहर है जिसे कनानियों ने 4000 साल से भी पहले बसाया था। एक किलाबंद शहर जो अजेय लगता था। ये शहर यहाँ तक कि योशुआ और इज़राइल की 12 जनजातियों के आक्रमण का भी प्रतिरोध कर सका। यहाँ ऐसी चीज बनाई जाती थी जिसकी कीमत सोने से भी कहीं ज्यादा थी। ये शहर इतना महत्वपूर्ण था कि रोमनों ने इसे सांता डोर, समुद्रों की रानी कहा था। आइए हम इस अद्भुत बाइबल शहर की खोज करें और पता करें कि इस शहर के विनाश का कारण क्या था जो अजेय लगता था। तो अगर आप तैयार हैं तो चलिए शुरू करते हैं। कनानी लोगों ने डोर शहर की स्थापना एक बंदरगाह शहर के रूप में की थी, लेकिन यह किलेबंद भी था और इसी वजह से प्राचीन समय में इसे एक अभेद्य शहर माना जाता था। इज़राइल के लोगों का उदाहरण देखिए। जब योशुआ ने लोगों 12 गोत्रों का नेतृत्व किया और उन्हें प्रतिज्ञात भूमि में ले गए, तो उनके सामने एक बेहद कठिन मिशन था, प्रतिज्ञात भूमि के सभी शहरों को जीतना। और वे एक के बाद एक शहर जीतते गए। हालांकि जब वे यहाँ डोर में पहुंचे तो वे वास्तव में इस शहर को जीत नहीं पाए और इसे अपने लिए नहीं ले सके। हाँ, योशुआ उन राजाओं के गठबंधन को हरा देता है जिसमें डोर का राजा भी शामिल था, लेकिन शहर के बाहर राजा को हराने के बावजूद वे शहर को जीत नहीं पाते और इसी वजह से डोर सदियों तक दूसरे लोगों के हाथों में रहा। पहले कनानी, फिर समुद्री लोग, फिनीकी लोग, यानी यह शहर एक के बाद एक कई लोगों के हाथों में जाता रहा। और केवल राजा सुलेमान के समय में ये इज़राइल के राज्य में शामिल हुआ। राजा सुलेमान ने आखिरकार इस शहर को जीत लिया और यहाँ शासन करने के लिए एक व्यक्ति को नियुक्त किया जिसका नाम बेन अबीनादाब था। बेन अबीनादाब की शादी ताफत से हुई थी, जो राजा सुलेमान की बेटियों में से एक थी। तो सचमुच इज़राइल की राजकुमारियों में से एक यहाँ रहती थी और ये कोई आम राजकुमारी नहीं थी दोस्तों। ताफत खास तौर पर बहुत महत्वपूर्ण थी क्योंकि हमें उसका नाम भी पता है। राजा सुलेमान की सभी बेटियों में से हमें सिर्फ 2 के नाम पता हैं, ताफत और बाजेमत, और इन्हीं दोनों की शादी राजा सुलेमान द्वारा चुने गए गवर्नरों से हुई थी। उन्हें राजनीतिक शादियों में शामिल किया गया था और हम जानते हैं कि ये राजा सुलेमान की सार्वजनिक नीति का हिस्सा था। सुलेमान का अपना नाम भी, जो हिब्रू में श्लोमो है, जो शब्द शलोम से आया है, जिसका अर्थ है शांति। उसने अपने समय में शांति की तलाश की, कभी कभी किसी भी कीमत पर शांति, और इसी वजह से उसने खुद भी कई राजनीतिक शादियां की। हम ये भी याद करते हैं कि बाइबल हमें बताती है कि उसने फिरौन की बेटी से शादी की, जो इज़राइल का ऐतिहासिक दुश्मन था, और ये इज़राइल को मिस्र के करीब लाने के लिए किया गया था। इसी वजह से उसके पास बहुत बड़ी संख्या में पत्नियां और उपपत्नियां थीं और उसने इस सार्वजनिक नीति को भी जारी रखा अपनी बेटी डोर की राजकुमारी ताफत के साथ। भले ही इसे अभेद्य माना जाता हो, अब हम सब मिलकर डोर शहर को जीतेंगे। मेरे साथ चलो। मैं आपको और भी कुछ दिखाना चाहती हूँ। अगर हम यहाँ किसी भी इलाके में आते हैं, देखिए यहाँ एक खुला इलाका है, हम यहाँ सैकड़ों मिट्टी के बर्तन के टुकड़े देख सकते हैं। इसे देखिए,
हम यहाँ देख सकते हैं ये मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े हैं। ये प्राचीन मिट्टी के बर्तन है दोस्तों। इनकी उम्र शायद 2 से 4,000 साल के बीच है और ये सब कुछ पुरातत्वविदों के आने का इंतजार कर रहा है। तो चलिए इसे वापस यहाँ जगह पर रखते हैं। और सच में ये बहुत सुंदर है। देखिए कितनी अद्भुत चीज है। हर छोटा टुकड़ा जो हमें मिल पाता है, ये देखिए, इन सभी टुकड़ों को जोड़कर हम इस शहर की कहानी को फिर से बना सकते हैं। मैं यहाँ इज़राइल में लगभग 20 साल से रह रही हूँ और मैं देश की खूबसूरती की काफ़ी आदी हो चुकी हूँ, लेकिन मुझे आप सबसे कहना है कि डोर वाकई मुझे हैरान कर रहा है। ये जगह अद्भुत है। मैं बस आपको थोड़ा सा दिखाना चाहती हूँ जो मैं देख रही हूँ। एक तरफ हम भूमध्य सागर को देखते हैं जो भव्य है, उसका पानी एकदम साफ है। यहाँ मेरी दूसरी तरफ मेरे साथ देखिए, पूरा पहाड़, पूरी चढ़ाई, और वो पूरा खिला हुआ है। ये निश्चित रूप से हमें यशाया की भविष्यवाणी की याद दिलाता है, जिसमें कहा गया है कि देखो रेगिस्तान फिर से फूलों से भर जाएगा। हमें याद रखना चाहिए कि इज़राइल का 60% से अधिक क्षेत्र रेगिस्तान है और आज के दिनों में जो इलाके फूलों से भरे हैं उनमें से बहुत बड़ा हिस्सा पहले सिर्फ झाड़ियों से भरा हुआ था। और इस जगह को इस तरह देखना और ये जानना कि यहाँ कुछ लगाया नहीं गया है, वाकई में हैरान कर देने वाला है। और पीछे जाहिर है हम पहले से ही पुरातात्विक स्थल देख सकते हैं जो हमारा गंतव्य है। लेकिन जब तक हम वहाँ जा रहे हैं, चलिए इस पूरे नज़ारे का, इस पूरी प्राकृतिक खूबसूरती का जो डोर और इज़राइल की है, सच में आनंद लेते हैं। सुलेमान के समय के बाद ये शहर कई सभ्यताओं के हाथों में गया। असीरियन, बाबिलोनियन, फारसी, यूनानी, रोमन, और हर सभ्यता ने यहाँ अपनी छाप छोड़ी है। इस शहर में विशाल इमारतें हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर यहाँ इन पहाड़ियों के नीचे दबी हुई हैं। सवाल ये है कि डोर के पास इतना पैसा कहाँ से आया? इस शहर में इतनी आर्थिक समृद्धि कैसे थी? आइए अब डोर का वित्तीय रहस्य जानने की कोशिश करते हैं। अब हम पहाड़ी से उतरकर वापस भूमध्य सागर की ओर और उन खंडरों की ओर चलते हैं जिनके पास अपनी संपत्ति के रहस्य छुपे हैं। हम एक प्राचीन फैक्ट्री के सामने खड़े हैं और यही फैक्ट्री बाइबल के नगर डोर की लगभग सारी दौलत पैदा करती थी। लेकिन यहाँ क्या बनाया जाता था जो इतना कीमती था, जो सोने से 3 गुना ज्यादा मूल्यवान था? ये एक बैंगनी रंग बनाने की फैक्ट्री है। हाँ, एक रंग बनाने की फैक्ट्री जो आज के समय में हमें कभी-कभी बहुत साधारण सी चीज लग सकती है। ये प्राचीन काल के सबसे महंगे उत्पादों में से एक था। बैंगनी रंग बनाना इतना मुश्किल और महंगा था कि इसे बहुत ही छोटी-छोटी मात्रा में बनाया जाता था और केवल प्राचीन दुनिया के सबसे बेहतरीन उत्पादों में ही इस्तेमाल किया जाता था। उदाहरण के लिए, ये राजघराने के कपड़ों या भगवान की पूजा में उपयोग की जाने वाली वस्तुओं में इस्तेमाल होता था। यहाँ तक कि मिलाप वाले तंबू की कुछ वस्तुओं में भी बैंगनी रंग का इस्तेमाल किया गया था। वहाँ सोना, चांदी, सबसे अच्छे सामान, बबूल की लकड़ी और साथ ही बैंगनी रंग का भी इस्तेमाल किया गया था। डोर की समृद्धि वास्तव में आज के समय में कुछ साधारण सी लग सकती है, लेकिन उस समय लोग इसे पाने के लिए लड़ते थे और यहाँ तक कि मार भी डालते थे इस रंग की थोड़ी सी स्याही के लिए। अब हम सब बैंगनी रंग की फैक्ट्री में चलेंगे, मेरे साथ आइए।
हम देख सकते हैं कि इस क्षेत्र में अभी भी दीवार का एक हिस्सा बचा हुआ है। हम इस बड़े परिसर का एक हिस्सा देख सकते हैं, लेकिन अगर हम आगे चलते हैं तो हम देखते हैं कि ज़्यादातर इमारतें बस गायब हो गई हैं और ये उसकी स्थिति के कारण है। देखिए, समुद्र यहीं है और हजारों वर्षों तक लहरें बार बार टकराती रहीं। इससे आम तौर पर होता यह है कि जो पुरातत्व स्थल समुद्र तट के बहुत पास होते हैं वे सबसे पहले खंडहर में बदल जाते हैं। लेकिन हजारों साल और समुद्र की लहरों के बाद भी हम इस फैक्ट्री के अवशेषों को साफ साफ देख सकते हैं। लेकिन उन्होंने इतनी कीमती फैक्ट्री को समुद्र के किनारे ही क्यों बनाया? और इसका कारण वो सामग्री थी जिससे ये स्याही बनाई जाती थी। बैंगनी स्याही मोलस्क से बनाई जाती थी। हाँ, समुद्री मोलस्क जिन्हें म्यूरेक्स कहा जाता है। और ये मोलस्क समुद्र में रहते हैं, चट्टानी इलाकों के पास, जो बिल्कुल वही है जो हमारे पास यहाँ है, स्वाभाविक रूप से डोर में। तो यह जगह मोलस्क के पालन के लिए बहुत उपयुक्त है। लेकिन यहाँ पर ऐसा करने का दूसरा कारण थोड़ा कम सुखद है, क्योंकि प्राचीन दुनिया में जो कुछ ही बैंगनी रंग की फैक्ट्रियाँ थीं वे हमेशा समुद्र के किनारे होनी चाहिए थीं, लेकिन साथ ही शहर से दूर भी होनी चाहिए थीं, क्योंकि इस उत्पादन से निकलने वाली बदबू को प्राचीन लोग भी लगभग असहनीय बताते थे। तो सच में समुद्र के किनारे हैं, लेकिन अभी भी डोर शहर के केंद्र से थोड़े दूर हैं और अब हम सब मिलकर सच में समुद्र तक पहुंचेंगे। रास्ते में जितनी सारी सीपियां, घोंगे और शंख बिखरे हुए हैं उस पर ध्यान दीजिए। तो ये सब कुछ पुराना नहीं है, ये सब कुछ नया है, लेकिन हम देख सकते हैं कि ये इलाका मोलस्कों और अलग अलग प्रजातियों के लिए अनुकूल है। यहाँ इसे भी देखिए, तो हम साफ देख सकते हैं कि ये छोटा सा तालाब जैसा सिस्टम ये आज तक बिना किसी रख रखाव के भी काम करता है। मुझे नहीं पता कि दिन के इस समय और ऊंची लहरों के साथ आप देख सकते हैं या नहीं, लेकिन हमारे पीछे का ये पूरा इलाका एक बड़े तालाब जैसा है। यही डोर में म्यूरेक्स शंखों का मुख्य पालन केंद्र था और वे यहाँ से इन शंखों की बहुत बड़ी मात्रा फैक्ट्री के लिए ले जाते थे। वे उनके खोल तोड़ते थे और एक ग्रंथि निकालते थे और फिर उस ग्रंथि को क्युलिवित किया जाता था और फिर उसे धूप में रखा जाता था। और अगर प्रक्रिया सही तरीके से की जाती थी तो उससे एक रंग बनता था जो या तो नीला या बैंगनी या जामुनी हो सकता था। और एक छोटी सी मात्रा में रंग बनाने के लिए हजारों घोंगों की जरूरत पड़ती थी और इसी वजह से वो रंग इतना कीमती था। उस काम के लिए और उसे बनाने के लिए जितनी सारी व्यवस्था चाहिए थी उसकी वजह से। तो उस समय में असल में डोर के घोंगे प्राचीन समय में सोने से भी कहीं ज्यादा कीमती थे। और ये कहना कि बैंगनी रंग बाइबिल का अर्जमान सोने से भी ज्यादा कीमती था, क्या ये कोई बढ़ा चढ़ा कर कही गई बात है? क्या हमारे पास इस तथ्य के ऐतिहासिक प्रमाण हैं? जैसे कि जब रोमन सम्राट डायोक्लिशियन ने अपने आधिकारिक आदेश में लिखा था कि 1 पाउंड बैंगनी रंग की कीमत लगभग 3 पाउंड सोने के बराबर थी। बिल्कुल, प्राचीन इतिहास के दौरान इसकी कीमत बदलती रही, लेकिन बैंगनी रंग हमेशा एक विशेष उत्पाद रहा, केवल अमीरों, राजघरानों और प्राचीन मंदिरों के लिए। और शायद हम खुद
ताफाती सुलेमान की बेटी डोर की राजकुमारी की कल्पना कर सकते हैं, जो यहाँ शहर में बैंगनी रंग के कपड़े पहनकर चल रही हो। जी। वीडियो में दिखाना मुश्किल है कि ये जगह कितनी खूबसूरत है। ऐसा लगता है जैसे हम सचमुच धरती पर स्वर्ग में हैं। और एक और चीज जो मेरी ध्यान आकर्षित करती है जब मैं चलती हूँ, मुझे नहीं पता कि आप सुन सकते हैं या नहीं, यहाँ की जमीन का एक पूरा हिस्सा है जहाँ पूरी जमीन सीपियों से बनी है। इसे देखिए। और फिर से ये चट्टानों की संरचनाओं से जुड़ता है और इसी वजह से डोर के प्राचीन समय के लोग समझ गए थे कि यहाँ उनके बैंगनी रंग के कारखाने के लिए ये सच में एकदम सही जगह होगी। जब रोमनों ने डोर शहर पर कब्जा किया तो उन्होंने इसे और भी बड़ा बना दिया। हम जो ज्यादातर इमारतें देख रहे हैं वे रोमन काल की हैं और खास तौर पर ये विशाल इमारत एक मूर्ति पूजक मंदिर थी। क्योंकि भले ही डोर एक बाइबलिक शहर है, अपनी ज्यादातर इतिहास के दौरान ये एक पूजा का शहर रहा है, पूजा और बुत परस्ती। और डोर शहर रोमनों के लिए इतनी महत्वपूर्ण थी कि उन्होंने इस शहर को विशेष कानूनी दर्जा दिया था। ये एक स्वायत्त शहर की तरह थी, एक रोमन नगर राज्य। और ये इतनी महत्वपूर्ण थी कि उसे अपनी खुद की मुद्राएं जारी करने का अधिकार था। इस स्थान पर की गई पुरातात्विक खुदाइयों में जो ज़्यादा नहीं हैं, यहाँ डोर की 50 से अधिक मुद्राएं मिली हैं और उन पर लिखा था सेंटा डोर, समुद्रों की रानी। क्योंकि वो सेंटा है, क्योंकि उनके लिए सचमुच यहाँ उनकी आराध्य मूर्तियों की पूजा होती थी। तो कल्पना कीजिए, यहाँ एक विशाल मंदिर था जो आसमान तक ऊंचा था और साथ ही समुद्रों की रानी भी थी। क्योंकि इस शहर में कोई एक बंदरगाह नहीं था, बल्कि यहाँ 3 बंदरगाह थे। तो यहाँ पूरे इज़राइल देश के इतिहास में आने जाने के प्रमुख द्वारों में से एक था। इसी कारण जो डोर नियंत्रित करता था वही समुद्री व्यापार का बड़ा हिस्सा संभालता था। रोमकालीन समय में डोर की आबादी इतनी बढ़ गई थी कि उन्होंने शहर के लिए नया जल प्रणाली बना ली थी। 12 किलोमीटर लंबा विशाल एक्वाडक्ट रोमकालीन समय में शहर बढ़ रहा था और फल फूल रहा था। तो इस शहर के साथ क्या हुआ? क्योंकि आज के समय में यहाँ सिर्फ खंडहर ही बचे हैं। डोर न तो युद्ध से नष्ट हुई थी और न ही भूकंप से, जैसे कि इज़राइल के अधिकांश प्राचीन शहर जो अब खंडहर में हैं। आखिर इस शहर के अंत का रहस्य क्या था? ये ना तो कोई महामारी थी, ना ही कोई प्राकृतिक आपदा थी। इस शहर के अंत का कारण एक सार्वजनिक परियोजना थी। हाँ, मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं, दक्षिण में एक और रोमन शहर है, सीसारिया मैरिटीमा शहर। ये भी समुद्र के किनारे बसा एक शहर है। वहाँ एक छोटा सा मछुआरों का बंदरगाह था, लेकिन वह यहाँ डोर का मुकाबला नहीं कर सकता था। लेकिन सब कुछ बदल जाता है जब राजा हेरोदेस महान आते हैं। वो सीसारिया को एक बड़े शहर में बदल देते हैं और वहाँ वो एक विशाल बंदरगाह बनवाते हैं। ये बंदरगाह डोर से कहीं बड़ा और गहरा है और इसलिए जब भी भूमध्य सागर से गुजरने वाले जहाज़ों को रुकने के लिए जगह चाहिए होती थी तो वे सभी कैसरिया को ही पसंद करते थे। यहाँ समुद्री कामकाज से जुड़े कई लोग भी कैसरिया में बसने लगे थे। डोर किसी भी त्रासदी के कारण गायब नहीं हुआ था, बल्कि इसलिए क्योंकि ये शहर अब समुद्री दृष्टि से उतना महत्वपूर्ण नहीं रह गया था। ये सब सीसारिया के बंदरगाह की वजह से हुआ। धीरे धीरे लोग इस शहर को छोड़ते गए और भी कई जगहों पर बैंगनी रंजक बनाने की फैक्ट्रियां खुलने लगी, खासकर उत्तर की ओर।
और जब बैंगनी रंग का एकाधिकार और इस बड़े बंदरगाह का विशेषाधिकार नहीं रहा तो शहर ने अपनी आर्थिक अहमियत खो दी और धीरे धीरे शहर को छोड़ दिया गया और वो खंडहर बन गया। ये महान शहर बस भुला दिया गया। तो ये महान शहर जो आसमान तक ऊंचा था और अजेय और अटूट लगता था, वो बस इतिहास से गायब हो गया और केवल खंडहर ही यहाँ रह गए, ताकि हम लौटकर डोर के अतीत की महिमा की कहानी सुना सकें। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें और हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे।